Hello friends, my name is C. Yogesh Reja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin. फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में आपने पहले से ही बहुत कुछ सुना हुआ होगा। सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट हमें बेसिक कंडीशंस के बारे में बताता है कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा। सेक्शन 17(5) हमें बताता है किन किन केसेस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड होगा, मींस आपको ITC नहीं मिलेगा या आपको ITC की रिवर्सल करनी पड़ेगी। काफ़ी प्रोफेशनल्स की टाइम टू टाइम हमें क्वेरीज आती रहती हैं कि बताइए इस केस में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर हमारे पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं अपनी टैक्स की पेमेंट लेट करूंगा तो क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे सभी केसेस को हमने कंसोलिडेट करके इस वीडियो में बताया है कि आपको उन केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो लास्ट तक इस वीडियो के साथ आप जुड़िए रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन लेसर नोन फैक्ट्स ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो ये वीडियो हमने जो बनाई है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे है, कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए और उनके बेस्ट आंसर्स अलग अलग जगह पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से क्या हो सकते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ बताया है वो है वेदर नॉन फर्निशिंग ऑफ ई इनवॉइस by a supplier leads to disallowance of ITC in the hands of recipient। क्या किसी सप्लायर जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है उसकी 1 अप्रैल 2022 से ये लाइबिलिटी आती है कि उसे ई इनवॉइस देना है, लेकिन वो सप्लायर ई इनवॉइस आपको नहीं देता, तो क्या ऐसे केस में आपको उसके टैक्स इनवॉइस के बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने आपको बताया है अगर किसी सप्लायर ने आपको टैक्स इनवॉइस दिया है और उसे टैक्स इनवॉइस वो ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस के हिसाब से देना था, तो ऐसे केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाइड होगा, क्योंकि ई इनवॉइस ही वैलिड इनवॉइस है ऐसे सप्लायर्स के केस में जिन पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो हमने आपको बताया कि आपको जो क्रेडिट होगा वो डिसअलाउ होगा। सो सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस through invoice registration portal if its aggregate turnover exceeds rupees 20 करोड़ in any of the preceding financial year। किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 जुलाई 2017 से लेके अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उस पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। एज पर GST लॉ इफ एनी इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज ई इनवॉइस through IRP portal, then the invoice will be valid invoice only if the same is issued as ई-इनवॉइस। अगर वो ई-इनवॉइस के हिसाब से इशू होगा तभी वो वैलिड इनवॉइस होगा, अदरवाइज द सेम विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड इनवॉइस। सो इनवैलिड इनवॉइस के बेस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। देयरफॉर इफ द रिसिपिएंट वांट्स टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ही शुड हैव अ वैलिड इनवॉइस व्हिच इज ई-इनवॉइस विद अ वैलिड IRN इन दिस केस। सो ई इनवॉइस प्रोविजंस अगर सप्लायर पे एप्लीकेबल हैं तो उस सप्लायर के इनवॉइस का क्रेडिट आपको तभी मिलेगा अगर उसने ई इनवॉइस IRN पोर्टल पे रजिस्टर करा के आपको इनवॉइस दिया है। अगर उसने ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस नहीं कॉम्प्लाई किए हैं यू विल बी डिनायल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2, वेदर इन द एब्सेंस ऑफ ई-वे बिल, अगर आपके पास ई-वे बिल नहीं है, वेदर इन द एब्सेंस ऑफ ई-वे बिल फॉर एनी इनपुट्स the ITC of the same can be denied in case of refund or GST audit। आप किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में रिफंड लेने गए या आपकी GST ऑडिट हो रही है सेक्शन 65 के हिसाब से, तो क्या उस ऑडिट के अंदर अगर सुपरिटेंडेंट या उसकी टीम आपको आके ये बोलती है कि आपके इनवॉइस के साथ एक ई-वे बिल की कॉपी नहीं लगी हुई है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो क्या आपको ऐसे केसेस में उनसे लड़ना चाहिए कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? यस, इट मींस ई-वे बिल की कॉपी अगर आपके पास नहीं भी होगी तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन 16 हमें बोलता है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर लेते हैं सो ऑन रिसिप्ट ऑफ द सेम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अब रिसिप्ट में ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपको ई-वे बिल की कॉपी दिखानी है, इसलिए अगर आप कोई भी एविडेंस सुपरिटेंडेंट को देते हैं जिस एविडेंस के बेस पे ये पता लग जाता है कि आपको वो गुड्स रिसीव हुई हैं, जैसे कि आपको आपकी फैक्ट्री के गेट इनवर्ड रजिस्टर से या आपकी फैक्ट्री के प्रोडक्शन रिकॉर्ड से, स्टोर रिकॉर्ड से आपको ये पता लग जाएगा कि वो गुड्स एक्चुअली में आपने रिसीव की है या नहीं की, सो उस बेसिस पे सुपरिटेंडेंट को आपको GST का क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ई-वे बिल इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो हमने यहां बोला है कि डिनाई नहीं कर सकता।
सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट हैव अ कंडीशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू क्लेम आईटीसी ऑफ इनपुट टैक्स सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 की अदर कंडीशंस हैं, 2B के अंदर वो क्रेडिट आपका दिखना चाहिए, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, आपने उस सप्लायर को टाइमली पेमेंट दी हो। तो अगर बाकी कंडीशंस फुलफिल हैं तो ऐसे केसेस में आपको रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सेक्शन 16 रेड विद रूल स्पेसिफाई टैक्स इनवॉइस एज द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। सो सेक्शन 16 के हिसाब से टैक्स इनवॉइस ही टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होता है। एंड ई-वे बिल इज नोवेयर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू अवेल आईटीसी। सो इस केस में अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ई-वे बिल विच इज ओनली अ डॉक्यूमेंट टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स। इट मींस ई-वे बिल तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बताएगा, ई-वे बिल से आपको क्रेडिट लेना या ना लेने के बेस की बात नहीं आती है। देयरफॉर देयर कैन नॉट बी अ डिनायल ऑफ आईटीसी to a taxpayer who does not have physical possession of e-way bill if he is otherwise able to prove the receipt of goods। अगर वो प्रूव कर सकता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स को तो ऐसे केस में ई-वे बिल अगर उसके पास नहीं भी होगा उस केस में भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि ई इनवॉइस होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ई-वे बिल चाहे हो या ना हो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आपको मिल ही जाएगा। Question number 3. Reverse charge liability is discovered during the course of filing of GST annual return. Can the taxpayer avail ITC on such tax paid through form DRC03 along with interest while filing GSTR 9 of the respective year? आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 क्लोज होने के बाद जब आप इस साल के अंदर आपकी ऑडिट हो गई है, सो ऑडिटर को पता लगा कि आपने कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे टैक्स नहीं दिया था, आरसीएम नहीं दिया जाता जो 2021 से पर्टेन करती हैं। आपको आरसीएम के केस में पता होगा कि सप्लायर के इनवॉइस पे तो टैक्स लगा नहीं होता है, इसलिए आरसीएम के केस में सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस प्लस टैक्स की पेमेंट इन दो कंडीशंस के कंप्लीट होने पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सो सेल्फ जनरेटेड अगर 2021 में हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे टैक्स पे नहीं किया तो हमने सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस भी उस टाइम पे नहीं इशू किया होगा और टैक्स पेमेंट की तो बात ही नहीं आती। अब 21-22 में आके या फिर 22-23 में आके आपने अगर उस टैक्स की पेमेंट की और सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस आपने अब इशू किया तो ऐसे केस के अंदर आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अब मिल जाएगा। आप उस केस में ये नहीं बोल सकते कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट तो 2021 के इनवॉइस से पर्टेन करता था जिसकी टाइम लिमिट अब टाइम बार्ड हो गई है। नहीं, अगर सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस आज कट रहा है और टैक्स भी पे आज हो रहा है सो आज की इनवॉइस की डेट से उसका लिमिटेशन पीरियड निकाला जाएगा कि ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि जीएसटीआर 3B ऑफ सितंबर के ड्यू डेट और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवरेज अर्लियर तक आपको क्रेडिट मिलता है। ये लिमिट अब एक्सीड हो चुकी है 30 नवंबर तक, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इसलिए अभी के लिए हमने इस लिमिट को सितंबर की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट ही माना है। इट मींस अगर किसी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी की पेमेंट होनी रह गई है और उसका सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस भी हमने नहीं जनरेट किया था, ऐसे केस में आप आज उसका इनवॉइस रेज कीजिए, आप उसके टैक्स की पेमेंट आज कीजिए और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए, as simple as that. So yes, ITC on the tax sheet paid under RCM at the time of filing of GSTR 9 through GST DRC 03, GST DRC 03 voluntary payment of tax का फॉर्म है, is permitted based on the self-generated invoice and payment of tax. The limitation period will be checked based on the self-generated invoice, क्योंकि उस केस में हम सप्लायर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने तो दिया नहीं है जो उसका टैक्स इनवॉइस देखेंगे, हम इनवॉइस कौन सा देखेंगे, जो इनवॉइस हमारा सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस है। Hence the ITC can be availed। बहुत लोगों की एक क्वेरी आती है, सो ऐसे केस में आप अपने ITC को रिवर्स मत कर देना, आप उस ITC को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a supplier provided services during the financial year 2021 but he has issued the invoice of the above services in January 22। it means annual return की ड्यू डेट भी जा चुकी है और सितंबर मंथ की GSTR 3B की ड्यू डेट भी जा चुकी है सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर की,
उसने इनवॉइस 20-21 फाइनेंशियल ईयर से जो रिलेटेड इनवॉइस था उसको उसने जनवरी 2022 में मतलब 25 जनवरी 2022 को दिया है, डिलेड इनवॉइस दिया है। जीएसटी लॉ बोलता है 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी सर्विस का इनवॉइस आपको देना है और गुड्स का इनवॉइस आपको रिमूवल ऑफ गुड्स पे देना है, लेकिन उसने वो इनवॉइस लेट दिया है। हालांकि एग्रीमेंट के हिसाब से भी वो इनवॉइस 15 दिन में दिया जाना था। whether in such case the recipient would be able to claim ITC on the basis of such invoice in form GSTR 3B of January 2022। क्या जनवरी 22 की GSTR 3B में किसी ऐसे इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट में ले सकता हूं जो इनवॉइस इशू तो आज की डेट में किया गया है लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर 2021 या 21-22 से पर्टेन करता था। सो हम यहाँ बता रहे हैं एज पर सेक्शन 31 रेड विद रूल 47 the supplier of service is liable to issue tax invoice within the period of 30 days from the date of supply of service, अदरवाइज सप्लायर पे पीनल कंसिक्वेंसेस लगेंगे। अगर वो टाइमली अपना इनवॉइस नहीं देगा तो ऐसे केस में उस पर पीनल कंसिक्वेंसेस पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन अगर हम रिसिपिएंट की बात करें तो रिसिपिएंट के केस में देयर इज नो प्रोविजन टू बार आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ डिले बाय सप्लायर इन रेजिंग इनवॉइस। अगर सप्लायर ने इनवॉइस देने में डिले किया है तो ऐसे केस के अंदर रिसिपिएंट पे कोई बार नहीं है कि वो आईटीसी कब तक ले सकता है, सो लॉन्ग एज डॉक्यूमेंटरी requirements and other conditions to avail ITC are met। सो लिमिटेशन पीरियड जो चेक किया जाएगा इस केस में वो इनवॉइस डेट से चेक किया जाएगा। इनवॉइस जिस डेट का आया है उसे उसी फाइनेंशियल ईयर से पर्टेनिंग इनवॉइस माना जाएगा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर दिया जाएगा। द लिमिटेशन पीरियड दैट इज ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ्स GSTR 3B और एक्चुअल डेट ऑफ GSTR 9 whichever is earlier will be checked based on the date of invoice। In the instant case, since the invoice has been raised on 25th of January 2022, it can be said that the invoice pertains to the financial year 2021। इसे 2021 का इनवॉइस नहीं माना जाएगा, 21-22 का इनवॉइस माना जाएगा। तो इसे 21-22 फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस माना जाएगा और इसका आईटीसी आप जनवरी 22 की रिटर्न में ले सकते हो। अगर मैं आपको इसके आगे की कहानी बताऊं तो जनवरी 22 में भी अगर आपने इसका क्रेडिट नहीं लिया है तो ऐसे केस में आप सितंबर मंथ की GSTR 3B की ड्यू डेट तक भी इसका क्रेडिट ले सकते हो, भले ही ये इनवॉइस सप्लायर को 20-21 में ही इशू कर देना चाहिए था। तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द लिमिटेशन पीरियड, जिस लिमिटेशन पीरियड की हम बात कर रहे हैं दैट इज ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ GSTR 3B और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 9 whichever is earlier is to be considered for availment of ITC in books of accounts और GST return। अब एक पर्सन ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपना ITC बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कर लिया था, मींस 2021 में जब एक्सपेंडिचर हुआ तो एक्सपेंडिचर के टाइम पे अपना GST का क्रेडिट उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर लिया था, लेकिन GSTR 3B में वो क्रेडिट लेना रह गया। तो पूछा जा रहा है अवेलमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हमने कर लिया टाइम पे तो क्या रिटर्न में हम क्रेडिट कभी भी ले सकती हैं? आप बताइए, मैं बताता हूं इस केस के अंदर क्या होगा। सो हाउ एवर द GST रिटर्न ऑफ दैट मंथ इज फाइल्ड इन दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपकी GST की रिटर्न तो लेट गई है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने क्रेडिट टाइमली ले लिया था। सो वेदर इट इज करेक्ट टू से दैट ITC हैज बीन अवेल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द डिले इज ओनली इन फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न। बताइए क्रेडिट दे दें? क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। अब देखिए क्रेडिट देने के लिए सेक्शन 16 की कंडीशन हमें बोलती है कि हमें सेक्शन 39 की रिटर्न हमने फाइल कर दी हो, मींस GSTR 3B हमने फाइल कर दी हो। इससे हमें यह पता लगता है कि GSTR 3B की फाइलिंग गवर्नमेंट इसलिए कराना चाहती है ताकि हम ITC की अवेलमेंट भी अपना टाइम पे ले लें। सो बुक्स ऑफ अकाउंट से ITC के क्लेम का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपने टाइमली अपनी GSTR 3B में क्रेडिट ले लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में वो क्रेडिट आया हो या ना आया हो, GSTR 3B को ITC क्लेम को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर क्रेडिट को लेके बैठे हैं, अवेल करके बैठे हैं, लेकिन GSTR 3B में आपने नहीं दिखाया टाइम लिमिट तक, उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिए
गए जीएसटी क्रेडिट को राइट ऑफ करना पड़ेगा और वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। नो, सेक्शन 16(2) इज एन ओवरराइडिंग सेक्शन एंड इट एनलिस्ट्स द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग आईटीसी। In clause D of this subsection, it is clearly mentioned that no registered person shall be entitled to the ITC of any input tax unless he has furnished GSTR3B। ये कंडीशन होती है कि हमें GSTR3B फाइल करनी है। It is clear from the above that for availing taking valid ITC, mere recording of the same in the books of accounts is not sufficient. It must be reported in the return. Return here means GSTR3B and reflected in the electronic credit ledger too. Hence, in the given case, if GSTR3B is filed in December of the next financial year, ITC will be considered as not availed within the time limit। तो ऐसे क्रेडिट को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा क्रेडिट आप नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 6 काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूछते हैं, ये स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स के लिए क्वेश्चन है। अब प्रोफेशनल सीए फर्म ऑब्टेन्स प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। आप अपना प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेते हैं अगर फ्यूचर के अपने रिस्क को इंडेमनीफाई करने के लिए, तो क्या उसे लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी में लेके सेक्शन 17(5) में उसे ब्लॉक्ड क्रेडिट में डाला जाएगा या आपको ये क्रेडिट अलाउ हो जाएगा? सो ICAI ने इस पे अपनी क्लैरिफिकेशन दी और बोला ऑब्टेनिंग अ प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस बाय अ प्रोफेशनल और अ CA फर्म to indemnify any future risk is an activity undertaken in the course of business. Further, section 17(5) blocks ITC only of life and health insurance। हमने तो फ्यूचर रिस्क को इंडेमनीफाई किया है, हमने हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है PII में, इसलिए PII पे दिए गए GST का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, whether ITC can be claimed in case of purchase of under construction commercial flat for business or office purpose। मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, सो मुझे लगा कि मुझे एक ऑफिस परचेज कर लेना चाहिए। मैंने जब ऑफिस में परचेज करने गया तो मुझे पता लगा वो ऑफिस अभी कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, इसलिए वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की डेफिनेशन में आती थी। तो इसलिए जब मैंने उससे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज की तो उस केस में मुझे उस पर GST भी देना पड़ा। मैंने उस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कराया खुद और मैं उस प्रॉपर्टी के अंदर खुद अपना बिजनेस चलाने लगा। तो पूछा जा रहा है कि क्या हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो परचेज करके आए हैं, क्या उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज की है वो अपना प्रैक्टिसिंग ऑफिस बनाने के लिए की होगी। अगर मैंने उसे अपना प्रैक्टिसिंग ऑफिस बनाया है तो ये B2B सप्लाई तो नहीं हुई, मींस वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का ITC तो तभी मिलता है ना जब हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आगे देते हैं, या फिर हम कंस्ट्रक्शन अगर ऑन अकाउंट पे करा रहे हैं उसका ITC भी हमें B2B केस में मिलता है। तो चाहे मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्रेडिट तो ओनली B2B मींस वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट केस में मिलता है। सो ऐसे केस के अंदर मुझे उसका GST नहीं मिलेगा। क्या रीजन है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे GST का क्लेम नहीं देती? रीजन सिंपल है, कंप्लीट बिल्डिंग जब बन जाएगी और उसके बाद जब वो बिल्डिंग बिकेगी तो सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग पे गवर्नमेंट को कुछ भी ITC नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है जितना भी आप कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाएंगे और GST देंगे उस खब को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो आपको GST का क्रेडिट नहीं देंगे। सो नो, सेक्शन 16(5) restrict ITC on work contract services when supplied for construction of an immovable property except where it is an input service for further supply of work contract services। सो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशंस सब कुछ आता है। सिंस द परचेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी is to be used for functioning of own office and not as an input service for further supply of work contract services, ITC नहीं मिलेगा। सो जितना भी टैक्स होगा वो सब हमारे एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, बिल्डिंग का पार्ट बनेगा, उसे डेप्रिसिएशन हम इनकम टैक्स एक्ट में क्लेम कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, वेदर आईटीसी ऑन फैक्ट्री रेनोवेशन रिपेयर एक्सपेंस इज अवेलेबल और इट इज टू बी कैपिटलाइज। आपने अपने फैक्ट्री की कुछ रिपेयर कराई, उसमें कुछ सीमेंट के कट्टे लगे, कुछ उसमें ईंटें लगी, या उसमें कुछ आपने रिपेयर से रिलेटेड लेबर सर्विसेज के पैसे दिए, वो सब खर्चे आपके लिए जनरल रिपेयर का पार्ट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो क्या ऐसे केस में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का भी आईटीसी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्डिंग के रिपेयर्स आप अगर कराते हैं उसके लिए चाहे आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट दीजिए या आप अपने अकाउंट पे खुद ही मटेरियल परचेज कीजिए, उसका आईटीसी आपको मिल जाता है। रीजन बताता हूं आपको क्यों मिलता है। अगर आप यहां कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर्स। क्या लिखा है आगे? टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड। इट मींस जितना भी अमाउंट कैपिटलाइज किया गया है कंस्ट्रक्शन में सिर्फ वही आएगा, बाकी चीजों को कंस्ट्रक्शन माना ही नहीं जाएगा। इट मींस जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लिए हैं, जो जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का पार्ट है, सो ऐसे केस में मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सो सेक्शन 17(5) ब्लॉक्स आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एज वेल एज on account construction when supplied for construction of an immovable property except where it is an input service for further supply of work contract services or construction services। कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, उससे हमें पता लग गया है कि सिर्फ कैपिटल नेचर की कंस्ट्रक्शन या कैपिटल नेचर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं का आईटीसी हमें नहीं मिलेगा, बाकी का मिल जाएगा। हेंस आईटीसी ऑन फैक्ट्री रेनोवेशन इज अवेलेबल इफ द रेनोवेशन एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आईटीसी is restricted to the extent it is capitalized in the books of accounts. Question number 9, partially damaged goods are disposed of at a discounted price. The amount of output tax collected is much less than the ITC availed on the goods pre-damage. Whether full ITC can be availed on such goods? फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे हमें ये पता लगा कि हमारी 5 लाख रुपए की इन्वेंटरी ऐसी है जिस पे हम 90 लाख रुपए का टैक्स दे के आए थे। वो इन्वेंट्री आज सिर्फ 50,000 रुपए की बिकती है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है या ऑब्सोलेट हो चुकी है। सो आज के दिन में उसको स्क्रैप में बेचा जा सकता है 50,000 पे, जिसमें हमें 9,000 रुपए का ही आउटपुट टैक्स देना है। सो क्वेश्चन पूछा गया, क्या ऐसी कोई इन्वेंट्री जिसपे हम 90,000 रुपए का आईटीसी क्लेम करके आए हैं और अब उसके खराब हो जाने की वजह से सिर्फ 9,000 का ही आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहे हैं, क्या ऐसी इन्वेंट्री का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है? सो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा? नो, हमें कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं करना है। अगर आप सेक्शन 15 वैल्यूएशन की बात करेंगे, सो वैल्यूएशन का सेक्शन हमें यह बोलता है कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में ही है और रिलेटेड पार्टी नहीं है, पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर सेल, ऐसे केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपकी आर्म लेंथ प्राइस मींस की टैक्सेबल वैल्यू मान ली जाती है। इट मींस जो स्क्रैप बेचा है आपने, उसको आपने बेचा तो है, डिस्पोज तो नहीं किया। सेक्शन 17(5) हमें बोलता है अगर कोई अमाउंट की गुड्स अगर आपने फ्री सैंपल बांट दिए, राइट ऑफ कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी, उस केस में आपको उसमें इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज सस्ती बेची या मार्केट कंडीशंस या गुड्स की कंडीशन के हिसाब से, ऐसे केस में आपको फुल आईटीसी अवेल होगा और उस पार्शली डैमेज गुड्स पे आपको कोई भी आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, whether refund of ITC is allowed in case of closure of business due to pandemic difficult situation। आपने देखा कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पहले साल सेल हुई 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर पेंडेमिक आया, आपका बिजनेस 2 करोड़ पे आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ पे आ गया और अब अपना बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई आपको। आपके पास आईटीसी एक्युमुलेट हुआ पड़ा है 15 लाख रुपए का। क्या उस आईटीसी को आज आप क्लेम कर सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि मैं अब बिजनेस बंद करने वाला हूं, जो 15 लाख का आईटीसी पड़ा है वो मैंने वेंडर्स को कैश में पे किया था, तो गवर्नमेंट आपको वो आईटीसी कैश में पे कर दे? द आंसर इज नो। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड ओनली 2 केसेस में मिलता है, या तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। सो क्लोजर ऑफ बिजनेस के अगेंस्ट आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा और आपका वो सारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा, नलिफाइड हो जाएगा और उस क्रेडिट का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिकल इसी से रिलेटेड जो हमने डिस्कशन की है।
A Limited is engaged in the business of wholesale of ready-made garments having aggregate turnover of rupees 28 crore in 1920, 18 crore in 2021 and 5 crore in 21-22. So it means उनकी एनी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं? यस, 1920 में उनकी टर्नओवर 28 करोड़ की थी। इट मीन्स ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस उन पे एप्लीकेबल होते हैं। It has issued a tax invoice to B and Company without e-invoice compliance, but with e-way bill conditions, with e-way bill provisions. ई-वे बिल तो इशू किया गया है लेकिन ई इनवॉइस नहीं किया गया है। तो क्या ऐसे केस में हमें आईटीसी मिलेगा? हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ई इनवॉइस इशू नहीं किया गया, हालांकि सप्लायर को IRN पोर्टल से ई इनवॉइस इशू करना चाहिए था। In the above question, question number 2, in the above question, suppose e-invoicing provisions have been duly complied with by A Limited. A Limited ने e-invoicing के provisions को comply किया है, but it has issued e-way bill. But the gate inward register as well as production document show receipt of goods by B and Company. E-invoice issue किया, ई-वे बिल इशू नहीं किया, लेकिन गेट इनवर्ड रजिस्टर और प्रोडक्शन और स्टोर के रिकॉर्ड से ये पता लगता है कि ए लिमिटेड ने गुड्स बी एंड कंपनी को दिए हैं और बी एंड कंपनी ने वो गुड्स रिसीव किए हैं। तो क्या ऐसे केस में हमें आईटीसी मिल जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और ई इनवॉइसिंग के हिसाब से काम भी किया गया है। लेकिन ई-वे बिल की तो कोई कंडीशन ही नहीं होती है। अगर हम रिसिप्ट ऑफ गुड्स को एविडेंट कर सकते हैं तो कोई भी हमारे आईटीसी को रिवर्स नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3, Why Limited have come across some invoices of import of services of 2021 during financial year 22-23 and have found that no amount of RCM tax has been paid on such invoice. 20-21 के इनवॉइस 22-23 में सामने आ रहे हैं। उसने अभी 22-23 में ही सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस इशू किया और DRC 03 से इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दी। क्या आईटीसी मिल जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि पेमेंट और सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस जिस दिन ये दोनों कंडीशन मेट हो जाएंगी हमें आईटीसी मिल जाएगा और लिमिटेशन पीरियड भी वहीं से स्टार्ट होगा। PTR and Sons purchased cement and bricks for some repair work to be carried out at factory premises and paid the amount to vendor along with GST. तो रिपेयर के लिए सीमेंट और ब्रिक्स लिए हैं, तो क्या हमें आईटीसी मिल जाना चाहिए या नहीं मिल जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये कैपिटल नेचर की रिपेयर्स होती, अगर ये रिपेयर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैपिटलाइज होनी होती, तो ऐसे केस के अंदर हमें इस अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। उस केस में हम इसकी डेप्रिसिएशन लेते हैं। Question number 5. At the time of physical verification of goods by ABC Limited, it has been found that goods worth rupees 50 crores, ऐसी गुड्स जिनकी वैल्यू 50 करोड़ रुपए पे है और जिनका टैक्स इंपैक्ट 14 करोड़ का है, वो ऑब्सोल्यूट हो गई हैं एंड इट हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू नियर टू 2% ऑफ एक्चुअल सेल्स वैल्यू. It has sold such goods to BMR and Company for an amount of rupees 1 crore. 50 करोड़ की गुड्स 1 करोड़ रुपए की बेच दी, जहां पे 14 करोड़ का आईटीसी उन्हीं गुड्स पे हमने बुक किया था। गवर्नमेंट को अब हम सिर्फ 28 लाख का आईटीसी दे रहे हैं। तो क्या इस केस के अंदर हमें आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा? आउटपुट टैक्स इज 28 लाख रुपीज, इनपुट टैक्स ऑन सेम गुड्स इज 14 करोड़ रुपीज। तो क्या हमें कुछ आईटीसी रिवर्स करना है? द आंसर इज नो। क्यों? अगर ये राइट ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ होती फ्री ऑफ कॉस्ट तो उस केस में हमें एंटायर आईटीसी रिवर्स करना पड़ता। इस केस में हमें कुछ भी आईटीसी रिवर्स नहीं करना है, तो हमें आईटीसी 100% मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और जो भी हमने आज डिस्कशन की है वो सब डिस्कशन हमारी ओपिनियन पे बेस्ड है और जितनी हमने अभी तक रिसर्च किया उस पे बेस्ड है। आपका थॉट प्रोसेस इससे अलग हो सकता है। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।